जय हिंद दोस्तों। आज एक फिर नए क्लास में स्वागत है, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं फिफ्थ सेमेस्टर का एमजेसी 8, जो कि हिस्ट्री का होने वाला है। जो भी ऑनर्स हिस्ट्री लिए हुए हैं उसी के लिए ये महत्वपूर्ण क्लास होने वाले हैं, जिसमें हम आज यूनिट 1 कराने वाले हैं। यूनिट बाय यूनिट हम करा देंगे सभी। जिसका भी हिस्ट्री ऑनर्स है वे लोग कृपया करके पूरा क्लास जरूर कीजिएगा, जो कि आपके एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट 1 में जो दिया गया है कि 1919 के बाद का नया विश्व व्यवस्था। ये जो 1919 के बाद जो भी विश्व व्यवस्था आया उसी को आज हम पढ़ने वाले हैं। इसमें पहले पढ़ेंगे हम राष्ट्र संघ। राष्ट्र संघ की स्थापना, राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी, और उसके बाद पढ़ेंगे संगठन की संरचना, और फिर पढ़ेंगे इसका उद्देश्य, राष्ट्र संघ की उद्देश्य क्या है। इसके बाद पढ़ने वाले हैं राष्ट्र संघ की उपलब्धियां, उसके बाद असफलताएं। इसके नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे हम अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जैसे आईसीजे एवं अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आईएलओ की स्थापना। इसके बाद तीसरा पॉइंट इसमें पढ़ेंगे नया साम्राज्यवाद जैसे मंटेन प्रणाली, प्रथम विश्व युद्ध के बाद उपनिवेशों पर नियंत्रण की व्यवस्था। इसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे दो विश्व युद्धों के बीच लोकतांत्रिक व्यवस्था, युद्धों के बीच लोकतांत्रिक की स्थिति एवं चुनौतियां। अगर ये वीडियो आप लोग अंत तक करते हैं तो आपको दवा के साथ कह सकता हूं कि इस क्लास के बाद आपको इस यूनिट, जो यूनिट फर्स्ट हम आज करा रहे हैं, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। और साथ साथ में इसमें जो भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनेंगे 10 से प्लस वस्तुनिष्ठ प्रश्न हम लिए हुए हैं, तो आप लोग इस क्लास को जरूर अंत तक कीजिएगा। तो चलिए इसमें हम पढ़ते हैं स्थापना और संरचना। राष्ट्र संघ की स्थापना एवं संरचना, उद्देश्य, उपलब्धियां एवं असफलताएं। तो प्रथम विश्व युद्ध के विनाशकारी अनुभवों के बाद विश्व में स्थायी शांति की स्थापना के उद्देश्य से राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। ये जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो विश्व स्थायी शांति की स्थापना के उद्देश्य से ही राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। और राष्ट्र संघ की स्थापना 1920 ईस्वी में की गई थी। जो राज्य संघ की स्थापना हुई थी वह 1920 में की गई थी। इसके बाद है इसकी स्थापना वासराय संधि के अंतर्गत हुई थी। जो राष्ट्र संघ की स्थापना है वह वासराय संधि के अंतर्गत हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय विवादों को युद्ध के बजाय शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाना था। ये जो राष्ट्र संघ था, इसके में जो भी विवाद हुआ था उसको किसी भी तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाना था, ना कि युद्ध के माध्यम से। राष्ट्र संघ उस समय की पहली ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था थी जिसने विश्व शांति के लिए संगठित प्रयास किया। ये जो राष्ट्र संघ है उसमें बहुत ही विश्व शांति के लिए संगठित प्रयास किया। इसके बाद है राष्ट्र संघ की संगठनात्मक संरचना में महासभा, परिषद, अस्थायी सचिवालय तथा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय शामिल थे। इसमें क्या क्या शामिल थे? महासभा, परिषद, अस्थायी सचिवालय तथा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ये सभी जो थे इसमें शामिल थे राष्ट्र संघ में। इसके बाद है महासभा में सभी सदस्यों राष्ट्रों को प्रतिनिधित्व प्राप्त था। ये जो सभी सदस्य थे उसको प्रतिनिधित्व प्राप्त था। यह नीति निर्धारण का प्रमुख अंग थी। ये जो नीति थी राष्ट्र संघ, ये प्रमुख अंग की थी। इसके बाद परिषद में अस्थायी और अस्थायी सदस्य होते थे। जो परिषद होते थे उसमें अस्थायी एवं अस्थायी सदस्य होते थे, जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय लेते थे। ये जो अस्थायी और अस्थायी सदस्य होते थे वे अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए सुरक्षा से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लेते थे। इसके बाद है सचिव, अस्थायी सचिवालय प्रशासनिक कार्यों का संचालन करता था। ये जो अस्थायी सचिवालय है वह प्रशासनिक कार्यों का संचालन करता था। इसके बाद है इसमें
जबकि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय राष्ट्रों के बीच कानूनी विवादों के समाधान के लिए कार्य करता था। जबकि अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है वो राष्ट्रों के बीच कानूनी विवादों के लिए समाधान के कार्य करता था, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। उसके बाद राष्ट्र संघ के प्रमुख उद्देश्य, इसका अब चलिए उद्देश्य देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए शांति और सुरक्षा बनाए रखना, युद्धों को रोकना, राष्ट्रों के बीच सहयोग बढ़ाना तथा विवादों का शांतिपूर्ण समाधान करना था। इसके अतिरिक्त इसका उद्देश्य सामाजिक, आर्थिक और मानवीय क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहित करना भी था। इसके बाद राष्ट्र संघ ने अपने प्रारंभिक वर्षों में कुछ उल्लेखनीय उपलब्धियां भी प्राप्त की। इसने कई छोटे अंतर्राष्ट्रीय विवादों की शांतिपूर्ण सुलझाया। इसके बाद इसमें शरणार्थियों की सहायता की तथा स्वास्थ्य, श्रम और सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किए। इसके अंतर्गत संगठित विभिन्न एजेंसियों ने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की भावना को मजबूत किया था। ये सभी उल्लेख जो मिलते हैं ये राष्ट्र संघ में मिलते हैं। इसमें बहुत ही विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाया और उसका निर्णय निकाला। जो भी विवाद हुआ था उसका निर्णय निकाल करके उसका परेशानी को दूर किया। इसके बाद इसमें नेक्स्ट चलिए देख लेते हैं। इन उपलब्धियों के बावजूद राष्ट्र संघ अपनी मूल भूमिका में असफल सिद्ध हुआ। ये जो इन उपलब्धियों के बाद में राष्ट्र संघ अपनी मूल भूमिका में असफल हो गए। उसके बाद अमेरिका जैसी शक्तिशाली राष्ट्र का सदस्य न बनना इसकी बड़ी कमजोरी थी। ये जो अमेरिका से राष्ट्र सदस्य नहीं बना था वह सबसे असफल होने की बहुत बड़ी कमजोरी थी। इसके पास अपनी कोई स्वतंत्र सैन्य शक्ति भी नहीं थे। जो राष्ट्र संघ है उसके साथ कोई भी सैन्य शक्ति भी नहीं था, जिसके कारण यह आक्रामक शक्तियों पर नियंत्रण नहीं कर सका। इटली, जर्मनी और जापान की विस्तारवादी नीतियों को रोकने में इसकी विफलता स्पष्ट रूप से दिखाई दी। अंततः राष्ट्र संघ द्वितीय विश्व युद्ध को रोकने में असफल रहा। जो राष्ट्र संघ है वह द्वितीय विश्व युद्ध में असफल हो गए रोकने में, जिससे उसकी प्रासंगिकता समाप्त हो गई। उसकी जो प्रासंगिकता है वह समाप्त हो गई। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसमें पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय एवं अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना। प्रथम विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति, न्याय और सामाजिक सहयोग की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की स्थापना की गई। प्रथम विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर न्यायालय, शांति और सामाजिक सहयोग की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर वह अंतर्राष्ट्रीय संस्था की स्थापना की गई। इन्हीं प्रयासों के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना हुई। इन संस्थाओं का उद्देश्य विश्व में अस्थायी शांति, न्याय और सामाजिक न्याय की स्थापना करना था। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना राष्ट्र संघ के अंतर्गत की गई थी। जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है वह राष्ट्र संघ के अंतर्गत ही उनकी स्थापना की गई थी। इसके मुख्य उद्देश्य विभिन्न राष्ट्रों के बीच उत्पन्न होने वाले विवादों को समाधान अंतर्राष्ट्रीय कानून के आधार पर करना था। कानून के आधार पर, अंतर्राष्ट्रीय कानून के आधार पर ही उनके विवादों का समाधान करना था। यह न्यायालय देशों के बीच सीमा विवाद, संधियों की व्याख्या तथा अन्य कानून